जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है एसके आनंद और आप देख रहे हैं एसके एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं सीटेट परीक्षा 2026 के गणित के मॉडल पेपर के बारे में। गणित का मॉडल पेपर फर्स्ट है ये। इससे पहले जो है अन्य सब्जेक्टों के मॉडल पेपर और संभावित प्रश्न पत्र, प्रैक्टिस सेट सभी आपके चैनल पर अपलोड हैं, जाकर आप देख सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर, ये सभी पीवाईक्यू क्वेश्चन है, यानी कि रिपीटेड होने की संभावना बहुत ज़्यादा है इस बार। तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। थोड़ा-सा रिक्वेस्ट चैनल की सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए क्योंकि चैनल का मोनेटाइजेशन का 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा है और सिर्फ़ मात्र कुछ ही सब्सक्राइबर की ज़रूरत है 1000 कंप्लीट होने में। 1000 कंप्लीट हो जाएगा सब्सक्राइबर तो चैनल मोनेटाइज़ हो जाएगा, ठीक है? इसलिए सभी लोग चैनल को मोनेटाइजेशन की ओर ले जाएँगे। चलिए देखते हैं आज का मॉडल पेपर फर्स्ट। देखिए साथियों, ये आपका मॉडल पेपर फर्स्ट है। पेपर फर्स्ट के लिए ये जो है प्रश्न पत्र है, ठीक है? सेकंड पेपर के लिए नहीं है। जो आपका पेपर फर्स्ट है उसके लिए मॉडल पेपर है, ठीक है? इसमें कुल 30 प्रश्न होंगे जो कि 15 कंटेंट के और 15 पेडागोजी से संबंधित होंगे, ठीक है? यहाँ पर जो है अब पहले हम भाग में लेंगे विषय वस्तु यानी कंटेंट के 15 प्रश्न, ठीक है? उसके बाद 15 प्रश्न के बाद सेकंड भाग में हम इसी वीडियो में लेंगे आपका पेडागोजी के प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, कह रहा है कि एक संख्या 100 के आधे से छोटी और 4 दहाई तथा 5 दहाई के बीच इसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम है। यदि संख्या में अंकों का योग 7 है तो अंकों का गुणनफल क्या हो जाएगा? तो देखिए ये आपके विकल्प सामने हैं, ठीक है? ये विकल्प आपके सामने है और ये रहा क्वेश्चन। पहला ऑप्शन कह रहा है कि ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन सी ऑप्शन डी है आपका 16। तो कौन सा विकल्प हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर आपका 40 और 50 यानी 4 दहाई और 5 दहाई के बीच का कहा है, यानी कि 40 से 50 के बीच की संख्या का योग 7 है। यानी वह संख्या क्या हो जाएगी? मतलब 40 से 50 के बीच में जाएंगे तो ये संख्या हो जाएगी आपकी 43। 43 का जो है आप योग निकालेंगे तो ये 7 हो जाएगा, ठीक है? 4 3 7 हो जाएगा, जहाँ पर 3 इकाई और 4 दहाई है और जो इकाई है आपका इकाई 3 दहाई से 1 कम है, ठीक है? इसने कहा कि 1 कम है। ये देखिए ये कहा है कि 1 कम है। तो ये यही संख्या होगी और इनका जब गुणनफल करेंगे तो ये बराबर 12 आ जाएगा, ठीक है? तो 12 आएगा यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। पहले का ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 40 से 50 के बीच में संख्या 43 है। 43 जो है 43 में इकाई का अंक दहाई से 1 कम है, जो कि यहाँ पर शर्त दी गई थी, उसको भी पूरा करता है और इन दोनों को गुणा करेंगे तो 12 आएगा, ठीक है? और इनको जोड़ेंगे तो 7 कह रहा है, तो 4 3 7 भी हो जाएगा। गुणनफल पूछा है तो 12 आपका ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है? अगला प्रश्न है, कारण निम्नलिखित में से ये संख्या है कब प्रतिनिधित्व करता है? तो कौन करेगा आपका? मतलब ये जो संख्या है ये 1 1 1 1 1 1, ठीक है? तो इसको किसका कौन सा प्रतिनिधित्व करेगा? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? तो देखिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, ये क्या लिखा है, ये संख्या जो लिखी है, इस संख्या को पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा? तो 11,1111, ठीक है? इसको गणितीय रूप में जब लिखेंगे हम तो आपका जो है आपका क्या हो जाएगा? देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक एक दो तीन, ठीक है? उसके बाद क्या करेंगे, एक एक सॉरी ये हो जाएगा और यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, ठीक है? और क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ इसको जब जोड़ेंगे हम तो एक 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 और ये हो जाएगा आपका 1 मिनट रुकिएगा। ये इतना आता है, ठीक है? अगर जोड़ते हैं तो इतना आता है, लेकिन ये संख्या पूछा है कि क्या है, तो संख्या आपका ऑप्शन डी हो जाएगा 11,1111, इसको ये होगा, ठीक है? 11,1111। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे, ये अक्सर जो संख्या है ये अक्सर भ्रांति की होती है, ठीक है? ये क्या होती है? ये भ्रांति की होती है। ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो 11,1111 है। अब इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 12,111, ठीक है? जब जोड़ेंगे इनको तो, लेकिन ये आपको 11,1111 संख्या हो जाएगी। ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर, इसे काटकर 4 छोटे भागों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो ध्यान से देखेंगे, एक बड़ा जो है क्षेत्रफल है, ठीक है? ध्यान देंगे, एक बड़ा क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल की भुजा को 4 सेंटीमीटर में काटा जाता है, यानी कि बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 4 गुणे 4 बराबर 16 वर्ग। 4 गुणे 4 गुणे 16 वर्ग।
अब इसको 4 बराबर भागों में काटते हैं। 4 बराबर भागों में अगर इसको काटेंगे हम तो क्या हो जाएगा? तो ये जाएगा लगभग 4 वर्ग सेंटीमीटर, 4 चौक 16, ठीक है। तो 4 वर्ग सेंटीमीटर आएगा, यानी 4 वर्ग सेंटीमीटर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से फिर से देखेंगे क्वेश्चन को, जिनको समझ में आया हो। एक वर्ग है जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसे काटकर 4 छोटे-छोटे वर्गों में विभाजित किया गया है। तो जब छोटे-छोटे विभागों में विभाजित किया गया है तो इसको जब गुणा करेंगे 4 चौक 16 और 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 आएगा, तो 4 वर्ग सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे यहाँ पूरा। अब आपको पूरा क्वेश्चन और उसके विकल्प भी दिखेंगे। तो कह रहा है भिन्नों का योग पढ़ते समय शिक्षक को दी गई एक त्रुटि ज्ञात करनी है, यानी कि 1/2 प्लस 1/3 बराबर 2/5। तो इसमें से कौन सी गलती है आपको वो छांटनी है इसमें से, ठीक है। तो आप इसको कैसे छांटेंगे? अब पहला ऑप्शन कह रहा है कि इस स्थिति में शिक्षक को उपचारात्मक कार्य के रूप में क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन ए कह रहा है लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम की अवधारणाओं को समझाने के लिए बच्चों की सहायता करें, या फिर बच्चों से कह दें कि अधिक अभ्यास करें, या फिर उनका उत्तर सीधे बता दें, या फिर प्रत्येक भिन्न के परिणाम को समझने में बच्चे की क्या करें, मदद करना है, सहायता करना है, मदद करना है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? देखिए इसका सही जवाब क्या जाएगा कि एलसीएम की अवधारणा को समझाएंगे। आप टीचर हैं, शिक्षक हैं, तो एलसीएम की अवधारणा को समझने के लिए बच्चों की सहायता करेंगे, ठीक है। अगर ये गलती कर रहे हैं बच्चे, तो इसमें एलसीएम की अवधारणा क्या है उसको बच्चों के समझाने में सहायता करेंगे। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अधिक अभ्यास से नहीं हो जाएगा, ठीक है। समझाने की बात आएगी, सीधे उत्तर बताने से कोई फायदा नहीं हो जाएगा। प्रत्येक भिन्न का परिणाम समझने की सहायता नहीं करना है आपको, सीधा लघुत्तम समाप्तवर्तक जो है एलसीएम की अवधारणा को समझाने की जरूरत है बच्चों को, कि फिर दोबारा से वो गलती को ना करें, ठीक है। यानी कि बच्चा हर और अंश को सीधा जोड़ रहा है, उसे एलसीएम और समान हर की अवधारणा समझानी होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5, कारण निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो देखिए यहाँ पर पूछा है सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं होगा? 1 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, क्या ये नहीं सही है? या 3 मिलीमीटर बराबर 330 मिलीमीटर होगा, ये नहीं सही है। फिर 1 पैसा बराबर 0.1 हो जाएगा, 0.01, या फिर 1 दर्जन और आधा दर्जन बराबर 18। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो ध्यान देंगे अगर, तो आपका ये सही है, ठीक है। 1 मिलीमीटर बराबर क्या हो जाएगा? 0.1 सेंटीमीटर। 1 पैसा बराबर क्या हो जाएगा? 0.1 पैसा हो जाएगा, ठीक है। और 1 दर्जन और आधा दर्जन मिला के 12, 1 दर्जन में कितने होते हैं? 12, और आधा दर्जन में 6 हो जाएंगे, 18, ठीक है। तो 18 आपका सही है, लेकिन आपका ये ऑप्शन जो बी यहाँ पे दिया हुआ है, 3 लीटर और 3 मिलीमीटर बराबर 330 मिलीलीटर, तो आपका यहीं पर आपका गड़बड़ी हो जाएगा, यहीं पे गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो आपका 3 लीटर में कितने हो जाएंगे, देखिए आपको हम बताते हैं, ठीक है। तो 3 लीटर जो यहाँ पे दिएगा, 3 लीटर बराबर क्या हो जाएगा? 3 लीटर बराबर क्या हो जाएगा बेटा आपका? सॉरी, 3 लीटर बराबर 3000 लीटर, सॉरी 3000 मिलीमीटर, ठीक है, 3000 मिलीमीटर। अतः आपका एक जो 3 लीटर होगा, 3 लीटर में आपका 30 मिलीमीटर होगा, ठीक है, 3 मिलीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा 30, यानी कि आपका ऑप्शन बी जो है आपका दोस्तों, ये सही जाएगा। यहाँ पर जो आपका 330 लिखा है, ये 30 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 लीटर में 1000 लीटर होता है, सॉरी 1 लीटर में क्या हो जाएगा? 1000 मिलीमीटर। 1 लीटर में 1000 मिलीमीटर होता है, तो 3 लीटर में 3000 मिलीमीटर, और आपका 30 मिलीमीटर यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये 30 आ जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी गलत जा रहा है, 30 होना चाहिए था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, कह रहा है कि एक किसी दिन सुबह 6:14 बजे से रात 8:02 बजे तक कितने मिनटों की संख्या हो जाएगी? तो ध्यान से देखेंगे दोस्तों, ये जो आपका समय दिया है सुबह का 6:15 से, मतलब 6:14 से लगभग रात के 8:02 तक कितने घंटे और मिनट हो जाएंगे? तो कह रहा है 13 घंटे 48 मिनट, और ऑप्शन बी कह रहा है 14 घंटे 16 मिनट, ऑप्शन सी कह रहा है 13 घंटे 12 मिनट, या फिर ऑप्शन डी कह रहा है 14 घंटे 48 मिनट। तो यहाँ पर देखिए कैसे इसको निकालेंगे आप। तो जब सुबह जो है, सुबह 6:14 से 8:02 तक का जब ले जाएंगे आप, तो यहाँ से आपको इतना यहाँ तक जाइए नहीं, आप 6 से 6 पहले देखिए, 6 से 6:14 से शाम के 6:14 तक, शाम के 6:14 तक, तो ये कितना हो जाएगा आपका? ये पूरा पूरा हो जाएगा 12 घंटे, ठीक है।
अब 12 घंटे इसके बाद जो 6:14 से शाम को जो रात वाला समय है 6:14, तो ये 6:14 से फिर अब आप जाइए 8:02 तक, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1 घंटे 48 मिनट, शाम को 6:14 से 8:02 तक, ठीक है। तो 8:02 तक ये कितना हो जाएगा आपका? तो 1 घंटे आपका 1 घंटे 48 मिनट हो जाएगा, ठीक है। तो ये 12 घंटे में, ये जो आपका 12 घंटे आया, 12 घंटे में आपको जो है 1 घंटा 48 मिनट आपको ऐड करना है। 1 घंटा 48 मिनट जब ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 13 घंटे 48 मिनट निकल कर आएगा। कितना? 13 घंटे 48 मिनट, यानी कि ऑप्शन ए है, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आया फिर से देखेंगे, एक बार फिर से ट्राई करते हैं, ठीक है। तो ये 6:14 सुबह से लेकर के 6:14 तक पहले जाएंगे, 8:02 तक नहीं, पहले 6 से 6 जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 12 घंटे, ठीक है। 12 घंटे हो जाएगा। और जब शाम को जो है, शाम को क्या करेंगे? शाम को जो 6:14 से, मतलब 6 से 6 हम ले रहे हैं, तो 6:14 से, ठीक है। अब हम जाएंगे 8:02 तक, 8 बज के कितने मिनट तक? 2 मिनट तक। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 1 घंटे और 48 मिनट, ये आ रहा है ना, 1 घंटे 48 मिनट, 48 मिनट, हाँ। तो 48 मिनट, जो 1 घंटे 48 मिनट आया, इसमें आप कर दीजिए ऐड 1 घंटे 48 मिनट, तो ये आपका 13 घंटे 48 मिनट आएगा निकल कर आंसर। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करेंगे कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहे कि वह संख्या 24 के 2 के स्थानीय मानों का योगफल। तो देखिए स्थानीय मान क्या होता है, यहाँ पे 2 का स्थानीय मान निकालेंगे तो आपका 20 आएगा, ठीक है। और आपका ये वाला निकालेंगे तो आ जाएगा आपका 2000, ठीक है। क्या आ जाएगा? 2000 आएगा। तो 2 के बाद यहाँ पे पहले ऊपर वाले का 2 के बाद 3 जीरो, फिर 2 के बाद 1 जीरो, ठीक है। तो आपका 2 2 2 0 2, तो 20 आएगा, ठीक है। क्या? 20 यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 2 के स्थानीय मान, यानी कि स्थानीय मान किस स्थान पर है वो, अगर यहाँ पे कहता है जातीय मान, तो जातीय मान 2 का जातीय मान 2 ही होता है, ठीक है। तो किसी भी संख्या का जातीय मान वही हो जाता है। लेकिन यहाँ पे स्थानीय मान का योग कहा था, तो योग अगर इसमें घटाने का कहते तो घटा देते, गुणा करने का कहते तो गुणा कर देते, भाग करने का कहते तो भाग कर लेते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहे कि 12 10 12 को 12 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? तो 0 2 3 4 क्या बचेगा? तो देखिए जब इसको हम भाग देंगे 12 को जब हम 12 से भाग देंगे तो कितने बार जाएगा? तो ये कितने बार जाना है? तो पहले जाएगा कितने बार? एक बार जाएगा। तो जब 12 जाएगा तो यहाँ पे सीधा ये कट जाएगा, तो यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, ये उतरेगा। कितना उतारेंगे फिर? हम उतारेंगे यहाँ पे आपका 10, तो 10 तो कटेगा नहीं, फिर एक बार जाएगा। तो यहाँ पर फिर अब एक बार ले जाएंगे, नहीं एक बार नहीं जाएगा। ये टोटल जो है जितने बार जाएगा, ये 10 से 12 बार जाएगा। 10 12, ये एक मिनट, ये जाएगा 96 बार। तो अब इसको जो घटाएंगे, ठीक है, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे बचेगा आपका लगभग 5, ठीक है। क्या बचेगा? यहाँ पे लगभग 5 बचेगा, और ये आपका 12 12 पंचे 60, ठीक है। 12 पंचे 60 हो जाएगा आपका, तो 12 पंचे 60 जाएगा। तो ये मतलब ये टोटल कितने बार जाएगा? 84 बार जाएगा, ठीक है। तो जब यहाँ पे 52 है, 52 को जब लास्ट में हम कितने बार जाएगा? तो 4 बार ये गया ना, 4 बार। तो ये हो जाएगा 12 चौक 48, बचेगा कितना? 4, ठीक है। 12 चौक 48, 4 बचेगा। ध्यान से देखिएगा, जिसको नहीं समझ में आया फिर से एक बार देखने की कोशिश करेंगे हम। जैसे 1210 12, ठीक है। इसको जब हम 12 से भाग करेंगे तो पहली बार एक बार जाएगा, ये हो जाएगा आपका कैंसिल, ठीक है। उसके बाद एक उतारे नहीं जाएगा, तो यहाँ बढ़ाना होगा 0। जब 0 बढ़ाएंगे तो अभी नहीं जाएगा, अब अगली संख्या उतर के आएगी, ठीक है। 101 हो जाएगा। अब ये हम 8 बार ले जाएंगे, 12 8 96, ठीक है। 12 8 96, यानी कि यहाँ पे बचेगा कितना? यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? 5 बचेगा, ठीक है। ये आपका पूरा कैंसिल हो जाएगा इधर का। यहाँ पे जब इधर 1 ले जाओगे तो हो जाएगा 11 11 से 6 का आ जाएगा, 5 बचेगा। और अब ये जो लास्ट का 2 होता है इसको हम उतार लेंगे, ठीक है। तो जब ये हो गया 52, 52 को 12 चौक 48, 48, यानी कि कितना बचा यहाँ पे? इसको जब घटाएंगे हम, एक इधर कैरी आएगा, तो 8 4 12, मतलब 4, ये 4 आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अच्छा, इसका सेकंड मेथड कैसे निकाल सकते हैं? तो जब हम ऐसे मोटा मोटा देखेंगे तो कितना आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे 1012 बचेगा, ठीक है। यहाँ से जब भाग देंगे इसको सीधा ऐसे ही, इसको ऐसे ही करेंगे, तो 12 दहमा 120 हो जाएगा ना। 12 दहम 120, मतलब यहाँ कितना बचा?
यहाँ पे आपका इतना बचेगा। जब इतना बचेगा आपका, तो इसको करना क्या है, इसको करना है कि 12 गुणे 84 कर लेंगे, ठीक है। 12 गुणे 84 बराबर हो जाएगा 1004। अब एक जब आपका इतना कर लेंगे हम ऐसे, सॉरी ये, तो इसको जब घटाएंगे 1284 से 1008 को, तो 4 बचेगा। आपको जो भी मेथड सही लगा हो वो चीज़ आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा मुक्त अंत वाला प्रश्न है। तो कौन सा मुक्त अंत वाला प्रश्न है, इसमें आपको ये बताना है क्या 5 और 3 का गुणा करने पे क्या होगा, ये हो जाएगा। तो ये नहीं हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 12 और 15 या 45 आपका एग्जैक्ट हो जाएगा। तो ये आपका मुक्त अंतर नहीं हो जाएगा। ओपन एंडेड पूछा, ओपन एंडेड क्या हो जाएगा, यानी कि जिसके एक से अधिक उत्तर आए। करेक्ट, कोई दो संख्याएं लिखिए जिनका गुणनफल 45 हो, ठीक है। या फिर ऑप्शन सी कह रहा है कि वह रेखा का प्रयोग करते हुए 3 बार 15 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए 3 बार 15 का मान अगर आप ज्ञात करते हो तो एग्जैक्ट आ जाएगा, ये भी नहीं हो जाएगा, और 15 गुणे 3 का मान ये भी नहीं हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, इसकी कई संख्याएं निकल कर आएंगी, ठीक है। यानी कि ये आपका एक कह रहा है कि कोई दो गुणनखंड लिखना है ना, कोई दो गुणनखंड लिखिए जिसका गुणनफल 45 है। तो सबसे पहले आप 1 गुणे 45 भी कर सकते हैं, ठीक है। 1 गुणे 45 या 3 गुणे 15 कर सकते हैं, या फिर 5 गुणे 9 कर सकते हैं। तो अलग अलग कई सारे उत्तर आ रहे हैं, इसलिए ओपन एंडेड आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जिस क्वेश्चन के एक से अधिक आंसर आए वो आपका ओपन एंडेड होता है, और जिसके एक रटे रटा आंसर आए वो आपका क्लोज एंडेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक चॉकलेट को 12 बराबर भाग हैं। मंजू ने एक चौथाई भाग अंजू को, इसका एक तिहाई भाग सुजाता को, इसका एक छठा भाग फिजा को दे दिया। मंजू के पास चॉकलेट के अब कितने भाग बचे हैं। क्या एक भाग बचा है, दो भाग बचा है, तीन भाग बचा है, या फिर चार भाग बचा है। तो ऐसे क्वेश्चनों को साथियों कैसे सॉल्व करेंगे। तो कुल भाग कितने हैं हमारे पास, कुल भाग हमारे 12 हैं। अब कह रहा है कि अंजू को 1/4 दिया है ना, तो कुल भाग कितने हैं 12। अंजू को इसने कितने दिया है, तो यहाँ पे मंजू दिया है, मंजू का एक चौथाई मतलब 1 गुणे 4, तो कितने हो गई 3, ठीक है। तो मंजू को कितना दे दिया इसने, मंजू को दिया अब 3 भाग दिया ना, निकल कर आया। अब कह रहा अंजू को एक तिहाई दिया, यानी कि 12 गुणे 1 गुणे 3 बराबर क्या आ जाएगा 4, यानी कि अंजू कितना दिया, अंजू को दिया 4, ठीक है। अब कह रहा सुजात एक तिहाई, एक मिनट, मंजू को दिया एक चौथाई, ये हो गया। अंजू को इसका जो है कितना दिया, अंजू को दिया है एक तिहाई इसका, एक मिनट रुकिएगा। तो अच्छा मंजू के पास है ना, मंजू ने अंजू को दिया, तो ये भाग अंजू का हो जाएगा, ये भाग हो जाएगा फिजा का, ठीक है, ये भाग फिजा का हो जाएगा। अब कह रहा है कि सुजाता को दिया, सुजाता को कितना दिया 1/6 भाग, सॉरी 1/3 भाग सुजाता को दिया। अरे फिर से देखते हैं, चलिए, ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। ये लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई। मंजू के पास कितने भाग हैं, 12 भाग हैं। तो इसने कितना किसको दिया, अंजू को दिया है, यहाँ पे लिखेंगे अंजू, ठीक है। अंजू को कितना दिया 12 का 1/4 दिया ना, 1/4, तो 1/4 बराबर क्या हो जाएगा 3 भाग, ठीक है। उसके बाद क्या दिया किसको, सुजाता को, सुजाता को कितना दिया, इसने दिया 1/3 भाग, तो 1/3 करेंगे, 1/3 करेंगे तो हो जाएगा 4 भाग। उसके बाद फिजा को कितना दिया, फिजा को, तो फिजा को दिया इसने 1/6, यानी कि 12 गुणे 1/6, यानी कि बराबर 2 आएगा, ठीक है। उसके बाद कुल भाग कितने दे दिए, तो कुल भाग हम इनको सबको ऐड करेंगे। कुल भाग जब इनको ऐड करेंगे तो 4 3 7 और 2 9, कुल भाग कितना हो जाएगा 9। तो अब मंजू के पास कितना चॉकलेट बची, 12 से 9 घटा देंगे, कुल बराबर 12 थे ना, 12 भाग थे। अब 12 से 9 माइनस कर देंगे, 12 माइनस 9 बराबर 3 भाग उसके पास बचे हुए हैं अभी, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, 3 भाग बचा हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो है 11 कह रहा है कि एक संतरे का मूल्य, एक संतरे का जो मूल्य है 5 रुपये 50 पैसे, और 1 किलोग्राम सेब का मूल्य 80 रुपये है। तो और तो 1.5 दर्जन संतरे और एक और 3/4 किलोग्राम सेब का कुल भाग जो कुल मूल्य कितना होगा, 219 रुपये, 229 रुपये, 239, या फिर आपका 209 रुपये। तो ध्यान देंगे
जो आपका संतरे हैं, संतरा की कीमत कितनी हो जाएगी? 1.5 दर्जन है ना, संतरा एक बराबर हो जाएगा आपका 18 संतरे की कीमत कितनी हो जाएगी? 18 गुणे 5.5, 5.5 यानी कि 99 रुपए हो जाएगी। जो आपका संतरा का कीमत आई ये आपका 99 रुपए आई। जो सेब की कीमत कितनी आएगी? सेब, ठीक है, तो सेब 1 किलोग्राम और जो है 3/4 किलोग्राम, 1 किलोग्राम व 3/4 किलोग्राम यानी कि 1.75 को गुणे 80 करेंगे, 1.75 को गुणे 80 करेंगे तो ये निकल कर कितना आएगा? 140। 140 में आप 99 जोड़ देंगे, जब ये 140 में 99 जोड़ेंगे तो आपका 239 आएगा। 239 मतलब ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पैटर्न का अध्ययन कीजिए। तो इस पैटर्न का मुझे अध्ययन करना है, ठीक है। कह रहा है 1 गुणे 1 बराबर 1, 11 इंटू 11 बराबर 1:1, 1111 गुणे 1111 यानी कि 111 गुणे 111 हो जाएगा 12,321। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? मतलब आपका देखिए 1 गुणे 1 था तो 1 आया और 11 गुणे 11 हुआ तो 1:1 आया। 3 बार एक को गुणा करेंगे तो 1 2 3, फिर देखिए यहाँ से रिवर्स हो जा रहा है ना संख्या, यहाँ संख्याएं रिवर्स हो रही हैं, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब इसको हम गुणा करेंगे तो इसमें से कौन सा आएगा? यानी कि कितने बार है? 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा? तो यहाँ पे जब गुणा करेंगे तो 1 2 3 4 5, अब उसके बाद संख्या हो जाएंगी रिपीट, 4 3 2 1। तो ये विकल्प जहाँ पे मिल रहा होगा वही सही हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 5 4 3 2 1। तो ऑप्शन ए आपका सही जा रहा है, ठीक है। यानी कि पैटर्न के अनुसार एक जितनी बार है गिनती वहां तक जाकर वापस उल्टी होगी, यानी 5 बार है एक तो 5 तक जाएगा। यहाँ पे देखिए कितने बार था? 5 बार था ना, तो 5 बार तक 1 2 3 4 5 जाएगा, उसके बाद फिर उलट जाएगी संख्या 5। 5 के बाद क्या हो जाएगा? 4 3 2 1, ठीक है। तो पैटर्न उलट जाता है, यही आपका कॉन्सेप्ट होता है। ऑप्शन यहाँ पे ए आपका सही हो जाएगा। गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है, जितने बार देखिए यहाँ पर 1 बार था तो 1 ही बार गया, यहाँ पर 2 बार गया तो 1 2 फिर रिवर्स हो गई संख्या, यहाँ पर 3 था तो 1 2 3 फिर संख्या रिवर्स हुई। यहाँ 5 है तो 1 2 3 4 5 फिर 4 3 2 1, ठीक है, 2 1 यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करेंगे सभी लोगों को समझ आ गया होगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हरीश ने एक स्कूटर 49,553 रुपए में खरीदी। उसने 8,076 रुपए नकद भुगतान किया। शेष राशि को 37 किस्तों में बराबर सहमत हुआ, देने में सहमत हुआ। प्रत्येक किस्त की राशि क्या हो जाएगी? तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी आपको यह बताना है। तो देखिए यहाँ पर टोटल कितना है? 49,553 रुपए, 49,553 रुपए। अब इसको क्या करिए, घटा दीजिए। इसको क्या करना है, हमें घटा देना है। इसको जब घटाएंगे हम तो 8,776, जब हम इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 41,717 रुपए, 770 रुपए आएगा, यानी कि 7 आएगा। 7 आएगा यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 1 और 4, तो इतना पैसा बचा हुआ। अब इसको क्या करना है? 37 बराबर किस्तों में बांटना है। तो इसको आप कर दीजिए, इसको 37 से भाग। जब आप इसको 37 से भाग करेंगे तो ये आएगा 1121। जब इसको भाग करेंगे तो आपका 1121 आएगा, और 1121 जो आंसर हो वही आपका सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत और एक वर्ग के परिमाप बराबर हैं। वर्ग का परिमाप 96 सेंटीमीटर है और आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है, तब आयत का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में क्या होगा? तो देखिए इसका जो वर्ग का परिमाप है ये आपका 96 सेंटीमीटर दे रखा है। तो जब 96 सेंटीमीटर दे रखा है तो भुजा क्या हो जाएगी? परिमाप मतलब चारों तरफ की, परिमाप क्या होता है वर्ग का? चारों तरफ का। तो जब 96 है तो इसको जब भुजा निकालेंगे तो भुजा हो जाएगी 96/4, यानी कि आपका 24 सेंटीमीटर आएगी इसकी भुजा। तो आयत की चौड़ाई क्या दे रखी है? आयत की चौड़ाई कितनी हो जाएगी? कह रहा है कि आयत की चौड़ाई जो है वो भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है। तो जब 4 सेंटीमीटर कम है यहाँ से भुजा से, तो ये हो जाएगी आपकी 20। आयत की चौड़ाई कितनी निकल कर आएगी? तो ये निकल कर आएगी 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आयत का परिमाप क्या हो जाएगा? 96 के बराबर, यानी कि आपका ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही जाएगा?
ऑप्शन ए आपका सही जवाब जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए आपका 500 जो है 560 निकल कर आएगा। ये जो आपका दिया है आपका कितना वर्ग का परिमाप कितना दिया है, 96 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2L, 2 धन L धन B, ठीक है। तो आपका जो L का L रहेगा और B कितना दिया है, B चौड़ाई जो आपने निकाली है चौड़ाई, तो ये 20 सेंटीमीटर निकाली है। तो क्या हो जाएगा, L बराबर क्या आ जाएगा, L बराबर आपका 28 आ जाएगा, ठीक है। L बराबर 28 निकल कर आ जाएगा। अब जो L गुणे B करेंगे यानी कि 20 गुणे 28, ये 20 गुणे 28 आप करेंगे तो आपका 560 निकल कर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पानी की टंकी 11 लीटर लंबी है, 11 मीटर लंबी है, 10 मीटर चौड़ी है, 9 मीटर ऊंची है। इसमें 6 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरा भरा हुआ है। पानी का भाग कितना खाली है, तो 1/4 भाग खाली है, 1/3, 1/6, 1/2। तो ध्यान देंगे यहाँ पे क्या है, कह रहा है कि 9 मीटर ऊंचाई है, यानी कि जो टंकी की ऊंचाई है कितनी है, ये 9 मीटर है, ठीक है। अब जो है ये पानी की टंकी कितनी है, 11 मीटर लंबी है, 11 मीटर लंबी, 10 मीटर चौड़ी, ये हो गई, और इसमें 9 मीटर ऊंची है। तो ध्यान देंगे इसका जो खाली भाग हो जाएगा, यानी कि 9 मीटर, कुल ऊंचाई कितनी है, 9 मीटर है, ठीक है। पानी कितना भरा है, 6 मीटर भरा है, तो इसको घटाएंगे तो 3 निकल कर आएगा, 3 मीटर, यानी कि खाली का जो भाग होगा तो इसको क्या कर देंगे, 3/9, यानी कि 1/3 भाग खाली हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से शुरू होता है आपका शिक्षण, यानी कि पैडागॉजी कंटेंट, ठीक है। 15 नंबर को आपके कंटेंट के थे, 15 नंबर का आपका पैडागॉजी। तो पहला प्रश्न कह रहा है यहाँ पर कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो क्या कौन सा नहीं है, ऑप्शन ए कह रहा है कि गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी कराना है, या फिर ऑप्शन बी गणित को बच्चों की जिंदगी के अनुभवों का भाग बनाना है, या फिर आपका ऑप्शन सी कह रहा है कि समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुत करने की कौशल को प्रोत्साहित करना है, या फिर ऑप्शन डी कह रहा है तर्क संगत विचारों को प्रोत्साहित करना है। तो यहाँ पर देखिए, जब भी कहे नहीं का पूछा करे तो सीधा सबसे पहले क्या करना है, नहीं के नीचे अंडरलाइन करना है। तो ये नहीं कि जो इसमें गलत होगा वही आपका सही आंसर बनेगा। तो ध्यान देंगे यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही जाएगा यहाँ पर, क्यों, क्योंकि गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी नहीं की जाती है, ठीक है। उसकी पढ़ाई तैयारी नहीं करवाई जाती है। बाकी जो एनसीएफ 2005 किस किस चीजों को बताता है, तो बच्चे की जिंदगी के अनुभव को भाग बनाना होता है गणित को, और समस्या समाधान प्रस्तुत करने को प्रोत्साहित किया जाता है, विचारों को प्रोत्साहित किया जाता है, लेकिन इसको नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, वैन हिले के ज्यामितीय स्तर के अनुसार जो विद्यार्थी आकृतियों को दिखाकर आधार पर वर्णित और वर्गीकृत कर सकते हैं वे हैं, तो स्तर 1 विश्लेषण में, स्तर 2 विश्लेषण में, स्तर 3 विश्लेषण में, या फिर स्तर 0 चाक्षुषीकरण। तो देखिए यहाँ पर कितने स्तर हैं, ठीक है। यहाँ पे किस स्तर में बच्चा है आपको ये बताने की चित्र देखकर वर्गीकरण कर ले रहा है। तो ये 0 चाक्षुषीकरण पर बच्चे आकृतियों की दिखावट जैसे बिस्किट का आकार के आधार को पहचान लेते हैं। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि गणितीय संरचना उल्लेख करता है। तो गणितीय संरचना किसका उल्लेख करता है, गणित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए कौशल का, या फिर ऑप्शन बी कह रहा है गणित के कक्ष में बोलने की क्षमता का, या फिर कह रहा है कि गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता का, या फिर समस्या को सुलझाने की क्षमता का। तो गणितीय जो आपका संचरण है ये किसका उल्लेख करता है, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता को जो है उल्लेखित करता है गणितीय संचारण। ऑप्शन बी यहाँ, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, कह रहा कि आकृतियों की इकाई से अध्यापक विद्यार्थियों से आकृतियों के उपयोग की सहायता से किसी भी चित्र की रचना करने के लिए कहता है। इस क्रियाकलाप से निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है। तो क्या आपका अनुप्रयोग होगा, ज्ञान होगा, समय बोध होगा, या फिर आपका रचना सृजन होगा। तो ध्यान देंगे यहाँ पर कौन सा जवाब इसका सही हो जाएगा। तो बच्चे क्या हो जाएंगे यहाँ पर, ध्यान दीजिए, बच्चे स्वयं कुछ नया बना रहे हैं, ठीक है। क्या है, बच्चे कुछ नया बना रहे हैं या ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार
रचना या सृजनात्मक या फिर क्रिएटिंग है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, रचना या सृजन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, कह रहा है कि कक्षा सेकंड के विद्यार्थी यानी कि कक्षा 2 के विद्यार्थी के लिए एक सरल रेखा और वक्र रेखा का परिचय देने के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण अधिगम सामग्री यानी टीएलएम है, ठीक है। तो एक सरल रेखा और एक वक्र रेखा बनाना है, तो इसका परिचय देने के लिए किस अधिगम सामग्री का प्रयोग करना उचित होगा? क्या सैमपट का, जियो बोर्ड का, फ्लैक्स कार्ड का या फिर 3D सॉलिड्स का? तो कौन सा टीएलएम आप इस्तेमाल करेंगे एज अ टीचर? तो यहाँ पर सही जवाब क्या जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन बी जाएगा आपका जियो बोर्ड की तरफ, ठीक है। जियो बोर्ड क्या होता है? जियो बोर्ड ज्यामितीय आकृतियां, रेखाओं और कोण को सिखाने के लिए सबसे अच्छा उपकरण होता है। जियो बोर्ड हमने आपको इससे पहले फिगर आपको दिखा था जियो बोर्ड को, जिसमें क्या होता है, एक बॉक्स बना होता है, बॉक्स में लगी होती हैं केलियां, ठीक है। केलियां लगी होती हैं और उसमें लगा होता है रबर, तो रबर में फंसा करके, जैसे यहाँ पे किली, ये सब किली लगी होती हैं ये यहाँ पे, ठीक है। तो जब सीधे रेखा सरल रेखा बनानी तो इसको एक ऐसे फंसा देंगे रबर में, मतलब किली में रबर को, या वक्र रेखा बनानी है तो ऐसा फंसा लेंगे गोला गोला, इसमें खाली गोला वृत्त नहीं बनेगा, ठीक है। वृत्त नहीं बनेगा, बाकी त्रिभुज, आयत, वर्ग सारी चीजें बन जाएंगे इसमें, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जियो बोर्ड। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के प्रस्ताव के अनुसार मैप में विभिन्न भौतिक राशियों के संचरण की योग्यता विषय में सही कथन को पहचानिए। तो पियाजे के अनुसार यहाँ पर माप में विभिन्न भौतिक राशियों के संचरण की योग्यता के विषय को सही कथन को पहचानना है यहाँ पर। तो आयत के संरक्षण की समझ द्रव्यमान के संरक्षण से पहले आती है, या फिर भार के संरक्षण की समझ संख्याओं के संरक्षण से पहले आती है, या फिर लंबाई के संचरण की समझ संख्याओं के संरक्षण से पहले आती है, फिर भार के संरक्षण की समझ आयतन के संरक्षण से पहले आती है? तो ध्यान देंगे यहाँ पर ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। जब आपका संरक्षण है, भार का संरक्षण की समझ आयत के संरक्षण से पहले आती है, ठीक है। यानी पियाजे के अनुसार बच्चे में पहले वजन या भार का संरक्षण सीखते हैं और अंत में आयतन या वॉल्यूम का संरक्षण सीखते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका डी के साथ सही विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां मदद करती हैं, तो किस चीज में पहेलियां जो है मदद करती हैं? गणित में। तो कक्षा के प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों को पहचानने के लिए, या फिर मनोरंजन प्रदान करने के लिए, या फिर समस्या सुलझाने के कौशल को परखने के लिए, या फिर समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने के लिए। तो कौन सा इसमें पहेलियां किस चीज में मदद करेंगी आपको यह बताना होगा। तो ध्यान देंगे, यह समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने के लिए पहेलियां होती हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही जवाब जाएगा। यानी कि पहेलियां बच्चों को तर्क करने और समस्या समाधान यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए प्रेरित करती हैं। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गणित पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानना है। गणित के संबंध में सही कथन को पहचानना है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक और संख्याओं को संकल्पना का परिचय प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। यह ऑप्शन बी कह रहा है कि क्षेत्रफल मापन संकल्पना का परिचय केवल प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। तो देखिए, केवल आपका नेगेटिव टैग वर्ड है, वैसे भी आपका ये कट जाएगा। ऑप्शन सी कह रहा है बीजगणितीय विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती है, ठीक है। या फिर भिन्न भिन्न की संकल्पनाओं का परिचय केवल उच्च पर देना चाहिए। तो केवल आपका निगेटिव टैग वर्ड ये कट जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बचा ए और ऑप्शन सी बचा। तो किसके साथ जाना बेटर होगा? शुद्ध कथन को पहचानना है, तो यहाँ पर बीजगणितीय विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। यानी बीजगणितीय विचार जैसे पैटर्न ढूंढना प्राथमिक स्तर से शुरू किए जा सकते हैं। ऋणात्मक संख्याओं और औपचारिक क्षेत्रफल मापन बाद में आते हैं, ठीक है। तो ये वाला पहले आएगा, ये वाला उसके बाद जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 कर रहा है कि समय से विद्यालय में आप अपनी कक्षा के दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकता को कैसे पूरा करेंगे। यानी कि आपके समय से कक्षा जिसमें दृष्टिबाधित बालक है, अब उनकी आवश्यकताओं को आप कैसे पूरा करेंगे? क्या उन्हें अभ्यास के लिए अतिरिक्त समय देकर, या फिर उन्हें उच्च उपलब्धियों वाले छात्रों के साथ बैठाकर,
या फिर शिक्षण अधिगम के वैकल्पिक प्रणालियों का साधनों का प्रयोग करके, या फिर उन्हें विशेष शिक्षक के पास भेजकर। तो विशेष शिक्षक के पास भेजने से कुछ नहीं होना है, ठीक है। और जो उच्च उपलब्धि वाले बालक बैठाना ये भी गलत हो जाएगा, अतिरिक्त समय देना भी ठीक नहीं है। सबसे ज़्यादा उचित विकल्प क्या हो जाएगा? शिक्षण अधिगम के वैकल्पिक प्रणालियों साधनों का आप प्रयोग करेंगे, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। समवयसी कक्षा के वैकल्पिक शिक्षण समाधान जैसे ब्रेल लिपि हो गई, मौखिक निर्देश, स्पर्श सामग्री का उपयोग करने वाले टीएलएम का प्रयोग करके आप इस दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा कर पाएंगे। 25 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि गणित में प्रतिचित्रण यानी मैपिंग के लिए निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो जब भी आपसे कहे कि सत्य नहीं है, तो नहीं वाली जगह को आप सीधा अंडरलाइन तुरंत करेंगे। ऑप्शन ए कह रहा है प्रतिचित्रण स्थानिक चिंतन को बढ़ाता है। ऑप्शन बी कह रहा है प्रतिचित्रण अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन सी कह रहा है प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है, या फिर प्रतिचित्रण इकाई विषयों को समाकलन किया जा सकता है। तो यहाँ पर सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन सी पूछा नहीं है, तो प्रतिचित्रण पाठ्यक्रम का भाग नहीं है, ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि नहीं है कहा, नहीं से मैच करना है आपका, ये हो जाएगा, ठीक है। बाकी सभी सही है, ठीक है, सभी विकल्प सही है, लेकिन ये नहीं था, तो ऑप्शन सी आपका नहीं हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गणित से भयभीत होने और उससे असफल होने के लिए निम्नलिखित में से एक कारण नहीं माना जा सकता। तो कौन सा कारण नहीं माना जा सकता? कक्षा के अनुभव, प्रतीकात्मक संकेत, गणित की संरचना या फिर लैंगिक भेद। तो देखिए नहीं माना जा सकता है, तो ऑप्शन एकदम आसान है, लैंगिक भेद हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। लेते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। देखिए बाय मिस्टेक यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन छूट गया है, टाइप नहीं हो पाया, तो 28 नंबर से पहले हम 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन चलिए हम आपको बताते हैं कि क्वेश्चन है क्या आखिर, ठीक है। जो 27 नंबर जो क्वेश्चन है, वो 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर 10 ग्राम बिंदु लेख प्रतिरूप इत्यादि का प्रयोग विद्यार्थियों के द्वारा किया जाता है, तो किन के द्वारा? ऑप्शन ए कह रहा है मूलभूत संक्रियाओं को समझने में। ऑप्शन बी कह रहा है स्थानिक समझ की योग्यता वृद्धि के लिए, या फिर ऑप्शन सी कह रहा है संख्याओं की तुलना का बोध विकसित करने के लिए, या ऑप्शन डी कह रहा है कि परिकलन कौशल को संवर्धन के रूप में। तो प्राथमिक स्तर पर 10 ग्राम व बिंदु खेल, ठीक है, बिंदु खेल का प्रतिरूप किसके द्वारा किया जाना चाहिए, ये किसके द्वारा होता है, तो आपको ये बताना था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये टेलीग्राम और टाइलिंग का मुख्य उद्देश्य स्थानिक समझ को विकसित करने के लिए होता है। आप सीधे सीधे जानिए, टेलीग्राम और टाइलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? स्थानिक समझ को विकसित करना, ठीक है। अब 28 नंबर क्वेश्चन हम लेते हैं। करें कि निम्नलिखित में से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है? तो आरंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है, तो वर्गीकरण, वर्ग, समावेश, संरक्षण या फिर मापन। तो ध्यान देंगे, इसका सही जवाब जाएगा आपका मापन। मापन जो है प्रारंभिक संख्या संकल्पना जैसे गिनना या वर्गीकरण के बाद का चरण है। पियाजे के अनुसार यह बाद में आता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण सबसे अधिक सहायक है, तो उपचारात्मक शिक्षण जो होता है सबसे अधिक किसके लिए सहायक होता है? ऑप्शन ए कह रहा है कि पाठ की पुनरावृत्ति के लिए। ऑप्शन बी शिक्षण विधि को रोचक बनाने के लिए। ऑप्शन सी कह रहा है गणितीय संकल्पनाओं को समझने में, पिछड़े बच्चों की सहायता करने और उनकी त्रुटियों को सुधारने में, या फिर ऑप्शन डी कह रहा है अनुशासन बनाए रखने में। तो कहा है उपचारात्मक शिक्षण। देखिए शिक्षण दो प्रकार के होते हैं, एक उपचारात्मक, एक निदात्मक। तो उपचारात्मक वो होते हैं जिसमें बच्चे की समस्याओं का पता लगाते हैं आप, यानी बच्चे की गलती कहाँ पर हो रही है, कहाँ पर बच्चे को समस्या हो रही है सीखने में, उस चीज को पता लगाते हैं। निदान का मतलब होता है कि जो समस्याएं हो रही हैं, त्रुटियां हो रही हैं, उनको समाप्त करना, तो निदान हो जाता है। तो यहाँ पर पूछा तो उपचार का मतलब ऑप्शन सी के साथ जाएंगे आप, कि संख्याओं को समझने की, पिछड़े बच्चों की सहायता करने और उनकी त्रुटियों को सुधारने में, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोचने का एक निश्चित तरीका निहित है। सोचने का एक निश्चित तरीका जो है ये निहित है। नीचे दिए गए कथनों में से उस कथन को चुनना है जो इस सिद्धांत का पालन नहीं करते। तो जब भी कहे नहीं करती, तो सीधा पहले अंडरलाइन करें, नहीं करेंगे तो सीधा आप गलत जवाब दे सकते हैं, आप सही वाला सीधा उठा के टिक कर देंगे। तो कह रहा है उसने उस जो है उसे
पढ़ने की विधि, उसे पढ़ाने की विधि, या फिर आपका ऑप्शन बी कह रहा है कि आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना, या फिर ऑप्शन सी कह रहा है कि पाठ्य पुस्तकों को सामग्रियों के लिए लिखने का तरीका, या फिर ऑप्शन डी कह रहा है छात्रों के लिए चुनने का क्रियाकलाप का अभ्यास। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सूत्र इत्यादि रटाना नहीं होता, इसलिए आपका ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अंकित प्रश्नों को हल करने के लिए जो है विद्यार्थियों को निर्धारित करने का सूत्र बताना आपका जो है एनसीएफ 2005 के ये खिलाफ है। ठीक है, यहाँ पर केवल सूत्र रटाना या बताना एनसीएफ 2005 के गणितीय सोच के सिद्धांत के खिलाफ है। इसमें बच्चे की प्रक्रियाओं को समझना चाहिए। तो ये थे आपका गणित का मॉडल पेपर फर्स्ट। उम्मीद करेंगे वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और इस वीडियो के बारे में आप अपनी व्यक्तिगत राय नीचे कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।